पहला सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि देश में रोजगार का सृजन होगा। सुधांशु जी, इस पैमाने पर कमाल है 8 साल या बवाल है? देखिए, जब रोजगार के सृजन की बात होगी तो पहले मैं आंकड़े बताऊंगा, तो आंकड़ों को लेके अनेक प्रकार के लोग दूसरा पक्ष बोलने लगते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हम सब लोग मोबाइल सेट यूज करते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है मोबाइल हैंडसेट का, चाइना के बाद। जब हमारी सरकार आई तो मोबाइल हैंडसेट बनाने की कितनी कंपनियां थीं? 2, यानी सारा का सारा बाहर से बन के आता था। आज कितनी फैक्ट्रियां हैं? 200। तो मानी हुई बात है, 200 में कोई जिन्नात तो आके बना नहीं रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं से तो रोजगार का सृजन हुआ ही है। और आज दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में। तो ये इस बात का प्रमाण है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, डिफेंस प्रोडक्शन में हमने सबसे बड़ा परिवर्तन का काम किया। आज स्थिति यह बनी है कि हम पहली बार भारत ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा और फिलीपींस वो देश बना जिसने कि ये एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर बुक किया। मानी हुई बात है, रोजगार सृजन हुआ होगा तभी तो वो एक्सपोर्ट हुआ होगा। अब आंकड़े की बात कहें तो फरवरी के महीने में ही इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड में अगर 14.5 लाख लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है तो इंप्लॉय बने हैं तभी तो प्रोविडेंट फंड में ऐड हुआ है। सीधा सा आंकड़ा है। यदि मुद्रा लोन में हम माने 34 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया, सिंपल सी बात, ज्यादा नहीं मान लीजिए, हम कह रहे हैं 1/3 भी उससे रोजगार के अवसर क्रिएट हुए होंगे, तो इसका मतलब 11-12 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट हुए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, खासकर तब जबकि ये वो दौर है जिसको मैं ईमानदारी के साथ, विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं। कोविड के इस दौर में कोई दुनिया में कभी एक समय बताइए जब वर्ल्ड के सारे टॉप जो कंट्रीज हैं, ऑल G7 कंट्रीज की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो 1 साल के लिए। उस दौर में भी हम इस परिस्थिति में से निकले हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने रोजगार सृजन करने के लिए जो अनेक अवसर लगाए, एक झटका आया था। अब स्थिति क्या है सुनिए, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है मार्च में? 1.33 लाख करोड़। पहली बार डायरेक्ट कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ऊपर हो गया है जी। तो इसका मतलब हम कोविड के बाद अब उभर कर सामान्य स्थिति में आते जा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट भी 9.2% अगर प्रोजेक्ट की गई है तो मानी हुई बात है, रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे तभी तो अर्थव्यवस्था गति आगे बढ़ेगी। ठीक है सुधांशु जी, आपके मुताबिक जो कमाल हुआ है 8 साल में, इस पर जवाब देने के लिए संजय सिंह जी बताएंगे कि बवाल कैसे हुआ है। देखिए, सुधांशु जी कई सारे आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है मोदी जी के कार्यकाल में। आज देश के अंदर जिन लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था उसमें सबसे बड़ा तबका था नौजवानों को। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तक 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी हिंदुस्तान में। नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। और ये जो अग्निवीर योजना है, आप इसको देखिए कि अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। 17 साल में एक नौजवान को आप सैनिक बना रहे हैं और 21 साल में उसी नौजवान को आप पूर्व सैनिक कर दे रहे हैं। और आपकी दलील क्या है? आप कहते क्या है कि भाई देश सेवा के लिए आइए। सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे नौजवान 21,000 की तनख्वाह लेके -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और 50+ डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में देश की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के देश की सेवा करेंगे, हजारों करोड़ के जहाज में घूम के देश की सेवा करेंगे। ये देश की सेवा का 2 अलग अलग पैमाना क्यों? राजनीति भी देश की सेवा का माध्यम है। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कीजिए। तो बेरोजगारी जो है वो लगातार इस शासन में बढ़ी है। आपने किसानों को कहा था आय दोगुना हो जाएगी। किसान 1 साल तक इस देश में सड़क पर बैठा रहा। आपने आत्महत्या के आंकड़े देना बंद कर दिया।
अब आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते। ठीक है, हम मुद्दों पर रहते हैं, हम अलग अलग मुद्दों पर आएंगे। यहां सरकार का यह कहना है कि सेना को मॉडर्नाइज करना जरूरी है, और ये जो मांग है ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि ये सेनाओं की तरफ से आई हुई थी, और 1989 से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। देखिए, देश के पूर्व नौसेना प्रमुख हैं अरुण प्रकाश जी। अभी जब एक महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि साहब हम आपको नौकरियां देंगे जो अग्निवीर निकल के आएंगे, उन्होंने कहा आप इस योजना का इंतजार कर रहे थे? आपने कितने पूर्व सैनिकों को अब तक नौकरी दी? एक नौजवान ने बताया कि भाई हम 5 साल से महिंद्रा ग्रुप से ही मांग कर रहे हैं, आपने आज तक नौकरी नहीं दी। आंकड़े जो आपने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आंकड़े हैं, मात्र 2% पूर्व सैनिकों को अब तक किसी प्रकार की PSUs में या प्राइवेट कंपनीज में नौकरियां दी गई हैं या सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अब आप कह रहे हैं हम 10% आरक्षण देंगे। 10% आरक्षण पैरामिलिट्री में कैसे देंगे आप? जितनी नौकरी निकलेगी उसका 10%, यानी 13,000 निकलेगी तो आप उसमें 1,300 लोगों को आरक्षण देंगे, और जो बेरोजगार होंगे हर साल वो लगभग 34,000 बेरोजगार, 46,000 के हिसाब से। तो जो ये योजना की आप बात कर रहे हैं, इसकी आलोचना कितने पुराने, बना सिंह जी एक परमवीर चक्र विजेता, मैं उनका बयान सुन रहा था, तमाम सेना के पूर्व अधिकारियों ने, सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। PK सहगल जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि आप सेना की क्षमता कम कर रहे हैं, सपोर्ट करने वाले भी बहुत सेना की हैं और क्षमता अपोज कम करने कर रहे हैं वाले आप भी बहुत देश हैं। के सुधांशु जी रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए, संजय सिंह जी एक पढ़े लिखे सम्मानीय सांसद हैं, परंतु विपक्ष के नेताओं की आज स्थिति हो गई है। पहला वाक्य क्या बोला? 45 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति है। 45 साल कब होते हैं? 2022 में बैठे हैं 77। 1980 का दशक 2% ग्रोथ रेट, 1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 1991 सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदलनी पड़ गई। याद करिए, सोना गिरवी रखा गया, जाइए चेक करिए, अभी मैं कह रहा हूं मोबाइल पे चेक करिए, 14.5% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बेरोजगारी भयंकर, और उसके बाद आप कहेंगे साहब उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। याद करिए, एक मजेदार बात बोलूं आपसे वैसे इसमें, उस 2% जो ग्रोथ रेट होती थी उसको क्या कहा जाता था इंडिया के लिए? हिंदू ग्रोथ रेट। ये फ्रेज आप सबने सुना होगा जो इकोनॉमिक्स में, इंडिया की तो ग्रोथ रेट 2% से ऊपर नहीं जाएगी, हिंदू ग्रोथ रेट रहेगी। मगर अफसोस, या इनके लिए अफसोस की बात कहूं और हमारे लिए गर्व की बात, जिस पार्टी को ये हिंदू पार्टी कहते थे, जब से वो सत्ता में आई तब से हमेशा से ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर चल रही है। सर यहाँ कोई भी जाके चेक कर ले। अब अग्निवीर पे आते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.